एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। देखो, इससे पहले वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोज का लिंक दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। प्लस बिजनेस स्टडीज के ऑलमोस्ट मैं सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो चैनल पर हो बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, वहां से चेक कर सकते हो। अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। देखो, चैप्टर पर आने से पहले एक बार हम लोग इस चैप्टर का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि काफी कुछ इस चैप्टर से डिलीटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल मार्केट का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही प्रिपेयर करना है, यानी फाइनेंशियल मार्केट का हमें सिर्फ मीनिंग ही प्रिपेयर करना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हमारे कोर्स से डिलीटेड है, फंक्शंस हमें नहीं पढ़ने। तो लिख लेना अपनी बुक के अंदर, आप डिलीट कर सकते हो, वहां पर क्रॉस कर दो या फिर अलग से लिख लो, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हमें प्रिपेयर नहीं करने। अगेन फिर फाइनेंशियल मार्केट को देखो टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट का भी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही प्रिपेयर करना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। क्या? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, आपका ट्रेजरी बिल्स हो गया। ये टॉपिक भी आपके कोर्स से डिलीटेड है, ये भी हमें नहीं पढ़ना। आज नेक्स्ट देखो, कैपिटल मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डिलीट कर देना। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ फ्लोटेशन, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना। तो अब ये आपका सिलेबस है, ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, सारे ही टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आपके सिलेबस के। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शुरू करते हैं। देखो क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट। देखो एज द नेम सजेस्ट, ये मार्केट है और किससे रिलेटेड मार्केट है? फाइनेंस से रिलेटेड मार्केट है, मनी से रिलेटेड मार्केट है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो किन लोगों को मिलाता है? उन लोगों को जिनके पास में सरप्लस मनी है, यानी कि बहुत सारा पैसा है। वहीं दूसरे वो लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है, उन लोगों को पैसे की जरूरत है, उन्हें कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो ये उन लोगों को मिलाता है जिनके पास में सरप्लस मनी है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास में पैसे की कमी है, जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो देखो मार्केट के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर होता है, हम लोग होते हैं। हमारे पास में क्या होता है? सरप्लस मनी होता है, हमारे पास में बहुत एक्स्ट्रा पैसा होता है और हमें इस पैसे को कहीं ना कहीं डिपॉजिट कराना होता है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? बैंक्स में अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं, हम लोग एफडी वगैरह करा देते हैं, एलआईसी करवा लेते हैं। हम लोग हमारे पैसे से शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स परचेज करते हैं। तो हम लोग कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर, जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, जिसे कहीं ना कहीं अपने पैसे को लगाना है, कहीं ना कहीं अपने पैसे को सेव करके रखना है। तो ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, जिसके पास में है सरप्लस पैसा। वहीं एक तरफ आती है बिजनेस फर्म्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस, कंपनीज जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कंपनी शेयर्स इशू करती है। कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? हम लोग उनके शेयर्स परचेज करते हैं और कंपनी शेयर्स इशू करके हमसे पैसा लेती है। उस पैसे की रिक्वायरमेंट कंपनीज को होती है। कंपनीज उस पैसे से लैंड खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, कोई नया प्लांट लॉन्च करती है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये क्या है? एक लिंक का काम करता है। हम लोग हमारा पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं और ये बिजनेस फर्म उस पैसे को यूज करते हैं। ये शेयर्स इशू करके हमें देते हैं और हमसे पैसा लेते हैं। उस पैसे को ये अलग अलग जगह पर लगाते हैं, लैंड परचेज करा, प्लांट इंस्टॉल करा, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, कोई नया बिजनेस सेटअप कर दिया। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक लिंक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक लिंक का। और किन लोगों को जोड़ रहा है? ये हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि सरप्लस यूनिट्स, जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, उन्हें किसके साथ में जोड़ रहा है? बिजनेस फर्म्स, जिनके पास पैसे की कमी है, जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन्हें पैसे को कहीं ना कहीं लगाना है। तो इट इज अ लिंक बिटवीन दीज सरप्लस यूनिट्स एंड डेफिसिट यूनिट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये एक लिंक है, यानी कि ये कड़ी है किसके बीच में? सेवर्स। सेवर्स कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। और बोरोवर्स, जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि बिजनेस फर्म्स।
दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, पैसे को ट्रांसफर करता है। ये पैसे को कहां से कहां ट्रांसफर करता है, वो लोग जिनके पास में सरप्लस मनी है उनसे इस पैसे को ट्रांसफर करता है और किसके पास में लेकर जाता है, बिजनेस फर्म्स के पास में, हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिन्हें पैसे की जरूरत है ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि वो उस पैसे से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, नया पीस ऑफ लैंड खरीद सके, नई प्लांट या मशीनरी इंस्टॉल करा सके। सेवर्स आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट्स। ये जो सेवर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर है, जो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं सरप्लस यूनिट्स। वहीं ये जो बिजनेस फर्म्स है जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन्हें हम लोग बोलते हैं डेफिसिट यूनिट्स। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या है, एक लिंक का काम करता है सरप्लस यूनिट और डेफिसिट यूनिट के बीच में, एंड ब्रिंग्स टुगेदर द बोरोवर एंड द लेंडर। और ये बोरोवर्स और लेंडर्स को इकट्ठा करता है, इन दोनों को आपस में मिलवाता है। तो समझ में आया फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ये कोई अलग से जगह नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस से मिलते हैं, हम लोग हमारा पैसा डिपॉजिट कराते हैं और वो लोग हमारे पैसे को यूज करते हैं ताकि वो फर्दर इस पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सके। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो फंक्शंस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी फंक्शंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि बिजनेस स्टडी के अंदर आंसर्स लिखने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज का होना जरूरी है। तो अगर आप चाहो तो आप इस स्लाइड को मिस कर सकते हो। तो फंक्शंस की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। देखो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या है, एक लिंक का काम करता है, किसके बीच में, सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। सेवर्स यानी हाउस होल्ड सेक्टर, जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस पैसा है, ये उस पैसे को कहां पहुंचाता है, बिजनेस फर्म्स तक पहुंचाता है ताकि बिजनेस फर्म्स इस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उन सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, उन सेविंग्स को इकट्ठा करता है और उल्टा उन सेविंग्स को मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज करता है, उन सेविंग्स को चैनलाइज करता है मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में। वो हाउस होल्ड सेक्टर का जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा था, वो एज इट इज रखा हुआ था, वो इकोनॉमी में किसी चीज के काम में नहीं आ रहा था, बट फाइनेंशियल मार्केट ने एक्चुअली उस पैसे को यूज करा, उस पैसे को उनसे लिया और किसको दिया, बिजनेस फर्म्स को दिया, ताकि उस पैसे का कोई प्रोडक्टिव यूज हो सके। तो इट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स, ये क्या करता है, सेवर्स की सेविंग्स को ट्रांसफर करता है और किसको देता है, बिजनेस यूनिट्स को देता है, ताकि बिजनेस फर्म्स इस पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सके, जिनसे कंट्री की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। यानी कि वो पैसा कहां से कहां गया, हाउस होल्ड सेक्टर से कहां पर गया, वो पैसा बिजनेस यूनिट्स के पास में, ताकि उस पैसे का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो सके। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सेकंड इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। क्या फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, देखो कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में जो पेन है, मेरे सामने जो लैपटॉप है, कोई भी बुक है, किसी भी चीज का प्राइस का पता कैसे चलता है, किसी भी चीज की प्राइस का पता चलता है उस चीज की डिमांड और सप्लाई से। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज की प्राइस, डिमांड इंक्रीज होती है तो उस चीज की प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के शेयर्स की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, रिलायंस के शेयर्स की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, तो अपने आप ही रिलायंस के शेयर्स महंगे हो जाएंगे, उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की, शेयर्स की कितनी डिमांड है, डिबेंचर्स की कितनी डिमांड है, गोल्ड की कितनी डिमांड है, इसी डिमांड और सप्लाई के खेल से हमें पता चलता है कि उन सिक्योरिटीज की क्या प्राइस है। सिक्योरिटीज मतलब वो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी चीज है उसकी क्या प्राइस है। तो प्राइस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज की प्राइस का पता हमें कैसे चलता है, उस चीज की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इन्हीं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, इनकी सप्लाई क्या है, इसी की हेल्प से हमें इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की प्राइस का पता चलता है कि भाई ये शेयर कितने का है, ये डिबेंचर कितने का है, ये बॉन्ड्स कितने के हैं, गोल्ड की क्या प्राइस है। तो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से यहाँ पर हमें फाइनेंशियल मार्केट में पता चलता है चीजों की प्राइसेस का। थर्ड आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। अच्छा सबसे पहले समझ लो कि लिक्विडिटी होता क्या है। देखो किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। मेरे पास में रिलायंस के शेयर्स हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने मेरे शेयर्स किसी पर्सन को सेल कर दिए, किसी पर्सन को शेयर्स मैंने सेल करे तो वो पर्सन मुझे क्या देगा, पैसा देगा। तो जब हम किसी चीज को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है लिक्विडिटी। मेरे पास में गोल्ड है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैंने मेरे गोल्ड को सेल करा, मेरे पास में क्या आया, मनी आया। तो इसे
कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी। तो एसेट्स कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड इजीली इन फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम इजीली हम किसी भी फाइनेंशियल असेट को, असेट मतलब यहाँ पर हमारा शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जो भी फाइनेंशियल असेट है उसे इजीली परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कभी भी हम हमारी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। जब हमें पैसे की जरूरत है हम हमारी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, उन्हें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लास्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इन जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी सिक्योरिटीज है इनकी मार्केट के अंदर क्या प्राइस है, इन्हें इशू करने की क्या कॉस्ट आती है, इन्हें खरीदने की क्या कॉस्ट है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इन्हें इशू करने का क्या प्रोसेस है, इन्हें कैसे परचेज किया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल मार्केट देता है। सो इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन्हें बहुत अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, ये अलग से पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट ही इन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि सिक्योरिटीज कितने की है, सिक्योरिटीज की प्राइस क्या है, मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, इस टाइम पर कौन से कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, कौन से कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस डिक्रीज हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल मार्केट ही प्रोवाइड कर देता है। तो इन्वेस्टर्स को अलग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो फाइनेंशियल मार्केट को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो होता है कैपिटल मार्केट। कौन सा? कैपिटल मार्केट। वहीं दूसरा होता है मनी मार्केट। अब देखो कोई कंपनी है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, तो किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत है, किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत है। तो जब कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मार्केट से रेज करती है, जब कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब सपोज 1 ईयर तक के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है अगर कंपनी को, तो वो कौन से मार्केट को यूज करती है? मनी मार्केट को। कौन से मार्केट को? मनी मार्केट को। वही कंपनी को जब लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा कहीं ना कहीं डिपॉजिट कराता है और इन बिजनेस फर्म्स को उस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बिजनेस फर्म्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। वहीं अगर बिजनेस फर्म्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसे बोला जाता है कैपिटल मार्केट। समझ में आती है बातें? देखो शॉर्ट टर्म मतलब फॉर एग्जांपल कंपनीज को, बिजनेस फर्म्स को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे की जरूरत है, अपने डेटर्स को पे करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, उसके लिए जब पैसे की जरूरत है तो उस मार्केट को हम लोग क्या कहेंगे? भाई कहां से पैसा रेज करो? मनी मार्केट से। वहीं अगर मान लो कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई बड़ा प्लांट या मशीनरी इंस्टॉल करनी है, कोई बड़ा पीस ऑफ लैंड खरीदना है, तो यहाँ पर कंपनी को लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए, तो हम कौन से मार्केट को यूज करते हैं? कैपिटल मार्केट को। अब कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। इसे हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मनी मार्केट के अंदर कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। क्या कहते हैं? मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहले मनी मार्केट ही डिस्कस कर लेते हैं। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मेंट फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां से कंपनी यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस फर्म्स शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक के लिए। यहाँ पर वो सिक्योरिटीज आती हैं जो 1 साल के अंदर रिडीम हो जाती है। 1 साल तक के लिए ही आप सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। 1 साल के बाद में आपको पब्लिक का पैसा देना पड़ेगा, वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो मनी मार्केट कौन सा मार्केट है? जहां से कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकती है, पर्टिकुलरली 1 ईयर। इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। जब कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी को जब अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पैसे की जरूरत है, अपने डेटर्स को पे करना है, कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदना है, अपने एम्प्लॉइज
एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, तो जब कंपनी को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी पैसा कहां से रेज करती है? मनी मार्केट से। इट डील्स विद दो सिक्योरिटीज व्हिच गेट्स रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। यहाँ पर वो सिक्योरिटीज आती हैं जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करना पड़ता है, यानी कि इनकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को वापस वो पैसा जो है वो रिटर्न करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है, XYZ ने मान लो किसी बैंक से लोन ले रखा है, किसी बैंक से लोन ले रखा है, तो XYZ को वो लोन का अमाउंट विद इन 1 ईयर रिडीम करना पड़ेगा, यानी कि पे बैक करना पड़ेगा। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। फीचर्स की बात करें तो इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ये कौन सा मार्केट है? ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मार्केट है, जनरली 1 ईयर। यहाँ पर बेसिकली कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, HDFC हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये यहाँ पर मेजर इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, बट फिर भी आंसर लिखने के लिए आपको सिर्फ नामों का पता होना जरूरी है, सिर्फ नाम का पता होना इंपॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से लिख कर आओगे? एक होता है कॉल मनी, एक है कमर्शियल बिल, एक है ट्रेजरी बिल, एक है कमर्शियल पेपर, एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इनके बारे में डीप में नहीं जाना, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स डिलीटेड है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तो मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसकी कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मनी मार्केट एग्जिस्ट करता है, ये कहीं पर भी होता है, पूरी कंट्री के अंदर होता है। तो समझ में आया, अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर तक के लिए अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन सी मार्केट से पैसा उठाएगी? मनी मार्केट से। और यहाँ पर मेजर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? कॉल मनी, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सेकेंड है हमारे पास में कैपिटल मार्केट। तो ये ये कैपिटल लिखा है बच्चा, क्या लिखा है? कैपिटल। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर कंपनी को, अगर बिजनेस एंटरप्राइज को मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो कौन से मार्केट से पैसा उठाएगी, कौन से मार्केट से पैसा रेज करेगी? कैपिटल मार्केट से। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। इसके अंदर वो सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, वो सारे ही इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आप लोगों ने सुने भी हैं? शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। कंपनी शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। तो यहाँ पर इन चीजों को जो रिडीम करने का टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है। 3 साल बाद में रीपे होंगे, 5 साल बाद में रीपे होंगे, 10 साल बाद में रीपे होंगे। तो इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये क्या है? एक लिंक है, किसके बीच में? सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेवर्स यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो पैसा लगाते हैं, वो पैसा कहाँ पर खर्च करते हैं? सपोज उन्होंने शेयर्स खरीदे कंपनी के, और कंपनी शेयर्स इशू करके जो कंपनी के पास में पैसा आता है, कंपनी उस पैसे से क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, नया पीस ऑफ लैंड खरीदती है, कोई नई मशीनरी इंस्टॉल करती है। तो ये एक लिंक है किसके बीच में? सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। इट डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है, यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। कैपिटल मार्केट के अंदर बीच में इंटरमीडियरीज का बहुत यूज होता है। इंटरमीडियरीज मतलब अगर हमें कोई शेयर्स खरीदने हैं तो हम डायरेक्टली जाकर कंपनी से शेयर्स नहीं खरीदेंगे। कंपनी और हमारे बीच में जो इंटरमीडियरी होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो हमें सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई मार्केट के अंदर ये सिक्योरिटीज अवेलेबल है, इन सिक्योरिटीज की ये प्राइस है, रिलायंस का शेयर इतने का पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर इतने का पड़ेगा, इसके डिबेंचर्स आपको इतने के पड़ेंगे, डिबेंचर्स पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली कंपनी के पास में नहीं जाते, हमारे बीच में जो इंटरमीडियरी होता है, जो बीच में पर्सन होता है, जो हमें वो सिक्योरिटीज अवेलेबल कराता है, उसे बोला जाता है ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। तो यहाँ पर बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। इसकी हेल्प से कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इसकी हेल्प से ही कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। जब कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करती है तो हम लोग वो शेयर्स वगैरह खरीदते हैं और बदले में कंपनी को क्या देते हैं? पैसा देते हैं।
और कंपनी उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करती है, कोई नया पीस ऑफ लैंड खरीदेगी, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, नई मशीनरी इंस्टॉल करेगी, तो यहाँ पर डायरेक्टली कंट्री के अंदर क्या हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हालांकि जो कैपिटल मार्केट है ये फ्रीली ऑपरेट करता है, बट यहाँ पर फिर भी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं जिनका इसे पालन करना पड़ता है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कैपिटल मार्केट को फॉलो करने होते हैं। तो क्या हम लोगों ने पढ़ लिया आज की क्लास के अंदर? आज हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं, फिर देखा कि फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर तक के टाइम के लिए कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन से मार्केट से पैसा रेज करेगी, मनी मार्केट से। वही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी पैसा कहां से रेज करेगी, कैपिटल मार्केट से। अब हम लोगों ने देखा भाई कैपिटल मार्केट को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट, और आज यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैपिटल मार्केट यानी कि एक ऐसा मार्केट अगर बिजनेस फर्म्स को लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो 1 साल के अंदर अंदर उस पैसे को रिटर्न नहीं कर सकते, तो वो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। और इस कैपिटल मार्केट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। अब ध्यान से समझना प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखो ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, कंपनी ने किसी एक्स पर्सन को शेयर्स इशू करे, कंपनी ने किसी एक्स पर्सन को शेयर्स इशू करे, जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इन सबको ही हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज इशू करी एक्स को, तो सिक्योरिटीज इशू करी, सपोज शेयर्स इशू करे, एक्स बदले में क्या देगा, कंपनी को पे करेगा, एक्स ने क्या दिया, कैश दिया। तो जब डायरेक्टली कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू कर रही है, इन दैट केस हम उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। यहां पर कंपनी ने डायरेक्टली एक्स एक इन्वेस्टर था, उसे अपनी सिक्योरिटीज इशू करी, कंपनी के पास में पैसा आया, कंपनी इस पैसे को यूज करेगी, इस पैसे से कंपनी नया लैंड खरीद सकती है, प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवा सकती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकती है, कैसे भी इस पैसे को कंपनी यूज करेगी। इन दैट केस हम इस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। समझ में आती है बातें? अब सपोज एक्स के पास में क्या है, वो सिक्योरिटीज है, एक्स के पास में क्या है, शेयर्स है। कितने शेयर्स है, सपोज एक्स के पास में 50 शेयर्स है, और कितने रुपए के शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का। समझ में आती है बातें? अब एक्स के पास में कभी पैसे की कमी आ जाती है और एक्स को मनी की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स क्या करेगा, अपने शेयर्स को किसी और को सेल कर देगा। तो एक्स ने मार्केट के अंदर वाई को ये शेयर सेल कर दिए। एक्स ने बोला वाई से, यार मुझे पैसों की जरूरत है, तुम क्या इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो? तो वाई ने बोला हाँ भाई मैं खरीदना चाहता हूँ। एक्स ने अपने शेयर्स किसे सेल कर दिए, वाई को सेल कर दिए, और बदले में वाई ने एक्स को पेमेंट कर दी। इन दैट केस अब जो मार्केट अराइज होता है, इस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट नहीं बोलेंगे, इस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो समझ में आया? जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि कंपनी फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, कहीं ना कहीं लगा सके, कुछ परचेज कर सके, उस टाइम हम उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। बट जब आपस में इन्वेस्टर्स ही उन शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, यहाँ पर एक्स ने अपने शेयर्स बेच दिए वाई को, अब वाई को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वाई जेड को सेल कर देगा। तो जब इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी भी चीज को सेल और परचेज करते हैं, उस टाइम पर हम उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट नहीं बोलते, तब वो मार्केट बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। आती है बातें समझ में? तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट देखो। प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट है in which securities are sold for the first time, जहां पर सिक्योरिटीज पहली बार बेची जाती हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज किसे सेल करी, एक्स को सेल करी। तो ये जो मार्केट था, इस मार्केट को हम लोगों ने बोला प्राइमरी मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, और इस मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई प्राइमरी मार्केट की वजह से डायरेक्टली कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी मार्केट की वजह से कंट्री के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे होता है? कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज एक्स को सेल करी, एक्स ने बदले में कंपनी को पे करा। अब कंपनी उस पैसे को यूज करेगी, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, कंपनी लैंड खरीदेगी, नया प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, पैसे को कहीं ना कहीं लगाएगी। तो यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। एज कंपनी गोज टू इन्वेस्टर्स, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज सेल करती है,
और उन फंड्स को यूज करती है प्लांट परचेज करने के लिए, नई मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, नई बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो यहाँ पर कंट्री के अंदर डायरेक्टली क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन। वहीं सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, और इसी सेकेंडरी मार्केट को प्यार से बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है जिसे हम लोग कल वाली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझो सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। Secondary market is the market for sale and purchase of previously issued और second hand securities। क्या समझे, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर वो सिक्योरिटीज सेल और परचेज होती हैं जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं। कंपनी ने ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू करी थी, किसको, एक्स को, तो ये सिक्योरिटीज अब क्या है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है। अगर एक्स इन्हें वाई को सेल करता है, वाई जेड को सेल करता है, जेड किसी और को सेल करता है, तो अब इस मार्केट को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि यहां पर कौन सी सिक्योरिटीज का सेल और परचेज हो रहा है, उन सिक्योरिटीज का जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है, जिन्हें हम लोग कहते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। In secondary market, securities are not directly issued by the company to the investors। यहाँ पर securities directly company अपने investors को issue नहीं कर रही है, बल्कि investors ही आपस में securities को sell और purchase कर रहे हैं। These securities are sold by the existing investors to the existing investors through intermediary called broker। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली जो अपनी सिक्योरिटीज है वो इन्वेस्टर्स को सेल नहीं करती, बल्कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल या परचेज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर। एक्स को सिक्योरिटी सेल करनी है, उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, वाई को सिक्योरिटीज परचेज करनी है, तो इन दोनों को आपस में मिलाएगा कौन, इन दोनों को आपस में कौन मिलाएगा, तो इनके बीच में एक इंटरमीडियरी होता है जिसे बोला जाता है ब्रोकर। क्या कहते हैं, ब्रोकर। ये ब्रोकर क्या करेगा, एक्स की सिक्योरिटीज को परचेज करके किसको सेल करेगा, वाई को सेल करेगा, जिसके लिए ये ब्रोकर इन दोनों से कुछ ना कुछ अमाउंट एज अ कमीशन चार्ज करता है। तो समझ में आया कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंजेस। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट भी देख लिया हम लोगों ने क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट भी देख लिया हम लोगों ने क्या होता है। बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं जो कंपनी डायरेक्टली इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक्स ने अपनी सिक्योरिटी सेल करी, किसको, वाई को। वाई को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, वाई अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा जेड को। जेड को कभी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो जेड अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा पी को। तो देयर इज अ सेल ऑफ सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यहाँ पर सेकेंड हैंड यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है। कौन इशू करता है, इशूड बाय। यहाँ पर सिक्योरिटीज डायरेक्टली कौन इशू कर रही है, कंपनी इशू कर रही है। वही सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में ही सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। क्या नाम होता है, इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट के अंदर, कंट्री के अंदर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू कैसे करती है, अपने इन्वेस्टर्स को, और उस अमाउंट को कंपनी खुद यूज करती है कोई नई मशीनरी इंस्टॉल कराने के लिए, कोई प्लांट इंस्टॉल कराने के लिए, नया पीस ऑफ लैंड खरीदने के लिए। तो यहाँ पर फंड्स का ट्रांसफर होता है सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स के बीच में। वो लोग जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, सरप्लस यूनिट्स, वो अपना पैसा डायरेक्टली किसको देते हैं, कंपनी को देते हैं, यानी कि बिजनेस फर्म्स को देते हैं, डेफिसिट यूनिट्स को, और वो उस पैसे को यूज करते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं, नई मशीनरी इंस्टॉल कराते हैं। तो यहाँ पर कंट्री के अंदर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली होता है, यहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है वो सेल और परचेज होती है बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। एक्स ने सिक्योरिटीज वाई को सेल करी, वाई ने जेड को करी, जेड ने कभी पी को कर दी। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज का सेल और परचेज हो रहा है सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच में ही, सिर्फ सरप्लस यूनिट्स के बीच में ही। तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होती, हालांकि इनडायरेक्टली हो जाती है। बात करते हैं प्राइस की। तो सिक्योरिटीज की प्राइस कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर सिक्योरिटीज की प्राइस कौन डिसाइड करती है, खुद कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी खुद डिसाइड करती है कि भाई हमें हमारी सिक्योरिटीज, हमारे शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स, हमारे बॉन्ड्स कितने में सेल करने हैं। जबकि यहाँ पर सिक्योरिटीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, सिक्योरिटीज की मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। जिस कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है वो सिक्योरिटीज महंगी हो जाएंगी, जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड कम है वो सिक्योरिटीज सस्ती हो जाएंगी।
तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होती है। यहाँ पर अब कंपनी का कोई रोल नहीं होता। हाँ भाई, जो कंपनी की गुडविल अच्छी है, जो प्रोग्रेस कर रही है, जिस कंपनी का बहुत नाम है, उस कंपनी के शेयर्स महंगे हो जाते हैं। जिस कंपनी की गुडविल खराब है, कंपनी की रेपुटेशन खराब है, उस कंपनी के शेयर सस्ते हो जाते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से यहाँ पर प्राइस डिसाइड की जाती है। एंट्री की बात करते हैं। All companies enter the primary market to raise capital for their operation। भाई पैसे के लिए सारी ही कंपनीज जो है वो इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू करती हैं। तो सारी ही कंपनीज जो है वो प्राइवेट मार्केट में एंटर करती हैं ताकि वो मार्केट से पैसा उठा सके अपने ऑपरेशंस को, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। बट याद रखना, सेकेंडरी मार्केट के अंदर उन्हीं सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है जो सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है। क्या समझे? ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। देखो, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल और परचेज किसके बीच में हो रहा है? इन्वेस्टर्स के बीच में। यहाँ पर कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पर उन्हीं कंपनीज के शेयर्स का सेल और परचेज होगा जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है, जिन कंपनीज के शेयर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो लिस्टेड कंपनीज है। सेबी जानते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर कंपनी को अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेबी अगर लिस्ट कर देगा, सेबी कह देगा हाँ भाई ये लिस्टेड शेयर्स हैं, मैं परमिशन देता हूं कि इन शेयर्स को आप सेकेंडरी मार्केट में सेल और परचेज कर सकते हो, तो ही वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में सेल और परचेज किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी मार्केट के अंदर तो सारी कंपनीज एंटर कर सकती हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू सारी ही कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू करके मार्केट से पैसा ले सकती हैं। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है जिन कंपनीज की सिक्योरिटीज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो नो फिक्स्ड लोकेशन, इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। सारे बैंक, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे इन्वेस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट। इसके अंदर सब बैंक, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। इसकी कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। बट सेकेंडरी मार्केट का फिक्स्ड लोकेशन है, फिक्स्ड एरिया है और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है। फॉर एग्जांपल, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:15 बजे तक सेकेंडरी मार्केट खुला रहता है। आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो, सेल और परचेज कर सकते हो। तो इसका एरिया भी फिक्स्ड है और इसके वर्किंग आवर्स भी फिक्स है। तो समझ में आया प्राइमरी मार्केट है क्या और सेकेंडरी मार्केट क्या है। अगर कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू करती है डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स को, तो हम उस मार्केट को बोलते हैं भाई ये प्राइमरी मार्केट है। अब कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स, किसी इन्वेस्टर के पास में है, इन्वेस्टर को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो किसी और को शेयर सेल करेगा, उसे किसी पैसे की जरूरत है वो किसी और को सेल कर देगा। तो जब इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं, इन दैट केस हम उस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। और एक कंडीशन है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर उसी कंपनी के सिक्योरिटी सेल और परचेज किए जाएंगे जिस कंपनी की सिक्योरिटी सेबी के अंदर लिस्टेड है, अदरवाइज नॉट। एक टॉपिक और करते हैं आज की क्लास के अंदर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर डिफरेंस। देखो, मनी मार्केट मैंने क्या बताया, अगर कंपनी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर तक के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, विद इन 1 ईयर कंपनी जो है वो पैसा पे बैक कर देगी आपसे। अगर कंपनी ने पैसा लिया है तो 1 ईयर के अंदर अंदर कंपनी उस पैसे को रिटर्न कर देगी, रिडीम कर देगी। तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। बट अगर कंपनी को लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन है? द पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, सारे बैंक्स आ जाते हैं, सारी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी आ जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं। तो याद रखना है, मनी मार्केट के अंदर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स आते हैं, पब्लिक कंपनीज आती है, प्राइवेट कंपनीज आती है। कौन नहीं आते वो याद रखना, फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर 2 कैटेगरीज नहीं आती, एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर नहीं आते। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में सब आ जाते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, सारे बैंक्स भी आ जाते हैं, सारी पब्लिक कंपनीज भी आ जाती हैं, सारी प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो एक ही चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर फॉरेन और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आए, यहाँ पर फॉरेन और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं।
ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं जिनका मैक्सिमम टेन्योर कितने साल का होगा, 1 साल तक का। 1 साल के अंदर अंदर आपको इन सिक्योरिटीज को रिडीम करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इनकी मैच्योरिटी हो जाती है। 1 साल के अंदर अंदर आपको सामने वाले को उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं, यहाँ पर आती है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। कौन सी? मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं, डिटेल में नहीं जाना, हमारे कोर्स में नहीं है। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? एक है कॉल मनी, एक है कमर्शियल बिल, एक है ट्रेजरी बिल, एक है कमर्शियल पेपर और एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो याद रखना है कॉल मनी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जबकि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आप सब जानते हो, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। ये है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जिनको 1 साल के अंदर अंदर रिडीम नहीं करना होता। 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी कंपनी इस पैसे को यूज कर सकती है, जिनकी मैच्योरिटी लंबे टाइम की होती है। इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करें, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एक्सपेंसिव, सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अब ध्यान से देखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, ये यहाँ पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ध्यान से समझना, द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? सपोज मुझे शेयर खरीदना है, तो भाई अगर मुझे मान लो एक शेयर खरीदना है तो एक शेयर की प्राइस 10 रुपए से चालू होती है बेसिकली, और 100 रुपए तक की होती है, 100 से ज्यादा की भी होती है, 150 की भी होती है, 120 की भी होती है। बट अगर मुझे एक शेयर खरीदना है तो एक शेयर 10 से लेके 100 रुपए के बीच में अप्रॉक्स मिल जाता है। मुझे 5 शेयर खरीदने हैं, पर शेयर 10 रुपए का होगा या फिर 100 रुपए तक का होगा, तो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, पर शेयर की प्राइस कम ही होती है 10 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में, तो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी मतलब उसे कैश में कन्वर्ट करना। मेरे पास में गोल्ड है, मेरे पास में शेयर्स है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने मेरे शेयर्स को मार्केट में सेल कर दिया, मेरे गोल्ड को मार्केट में सेल कर दिया, मेरे पास में क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो जब हम हमारी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, उसे लिक्विडिटी बोला जाता है। तो कौन से लिक्विड ज्यादा है? देयर इज हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये कॉल मनी हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये ज्यादा लिक्विड है, आप इन्हें ज्यादा इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। जबकि कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये कंपैरेटिवली लेस लिक्विड हैं, इन्हें आप इजीली मार्केट में सेल नहीं कर सकते, कर सकते हो बट इसके कंपैरिजन में ये कम लिक्विड है, ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन्हें कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बीच में ब्रोकर होता है, एक दलाल होता है जिसके थ्रू आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करते हो, उसे भी कमीशन देना पड़ता है। पता नहीं कब हमारी सिक्योरिटीज सेल और परचेज हो, मैं बेचना चाहती हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा कस्टमर जो उन शेयर्स को खरीदेगा, इन्वेस्टर, तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है? थोड़ी सी कम है। बात करते हैं अगर हम सेफ्टी की, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम रिस्की हैं, उनकी प्राइस के अंदर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, यहाँ पर रिस्क कम है। जबकि जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो आप लोग भी जानते हो, शेयर्स वगैरह कितने रिस्की होते हैं, कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन गई, शेयर्स की प्राइस बहुत स्पीड से डिक्रीज होती है। तो ये जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है ये रिस्की भी ज्यादा है, रिस्पेक्ट टू रिटर्न एज वेल एज रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल रीपेमेंट। कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी शेयर्स पे डिविडेंड ज्यादा देगी, कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी डिविडेंड भी कम देगी। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर रिस्क कम है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अगर रिस्क के साथ में आप रिटर्न देखो तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस स्टडीज के अंदर अगर रिस्क कम है तो भाई आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, आपको वहां पर प्रॉफिट भी कम होगा। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, तो ये याद रहेगा, रिस्क कम है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम है। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कंपनी को किसी साल बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड दे दे, हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी आपको डिविडेंड भी कम देगी। तो कम रिस्क कम रिटर्न, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। लास्ट है टाइप ऑफ कैपिटल। देखो, कंपनी को खुद की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल यानी कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी पैसा कहां से रेज करती है? मनी मार्केट से। कैसे? इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बट अगर कंपनी को फिक्स्ड
कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है। फिक्स्ड कैपिटल यानी कंपनी को कोई नया पीस ऑफ लैंड खरीदना है, कंपनी को प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल कराने हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करना है, किसी दूसरी कंट्री के अंदर बिजनेस सेटअप करना है। तो अगर कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, इन दैट केस कंपनी पैसा कहां से रेज करती है? कैपिटल मार्केट से, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके, जो भी उसकी चॉइस है, चाहे वो शेयर्स इशू करे, चाहे डिबेंचर्स इशू करे, चाहे वो बॉन्ड्स इशू करे, म्यूचुअल फंड्स इशू करे। तो समझ में आया क्या होता है मनी मार्केट, क्या होता है कैपिटल मार्केट। अब देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने देखा कि कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जब सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी इशू करती है इन्वेस्टर्स को, उस केस में हम उस मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। बट जब इन्वेस्टर्स आपस में ही सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। फिर हम लोगों ने डिफरेंस देखा भाई प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, और फिर देखा हम लोगों ने कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। देखो आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक के आपको अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ में लर्न भी करना, और लर्न हो जाए तो मुझे कमेंट्स में लिखकर भी बताना है पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो हम लोगों ने कैपिटल मार्केट डिस्कस करा था। जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन से मार्केट से पैसा उठाती है? कैपिटल मार्केट से, शेयर्स वगैरह इशू करके। अब कैपिटल मार्केट को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, और एक होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी शेयर्स को, यानी कि जब कंपनी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू करती है, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने एक्स को शेयर्स इशू करे, तो जब कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करती है तब उस मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं कि ये है प्राइमरी मार्केट। कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट है। अब एक्स के पास में शेयर्स है, सपोज एक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो एक्स क्या करता है? इन शेयर्स को किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर देता है। एक्स ने अपने शेयर्स वाई को सेल कर दिए। तो जब इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स को, आपस में सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं, तब हम उस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट को ही बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर उन्हीं सिक्योरिटीज को, यानी कि उन्हीं शेयर्स को, उन्हीं डिबेंचर्स को, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को सेल या परचेज किया जाएगा जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि लिस्टेड है। हमेशा आप ये चीज पढ़ोगे तो मैंने सोचा पहले ही बता देती हूं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन्हीं सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करा जाता है। इन्वेस्टर्स आपस में उन्हीं सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकते हैं जो सिक्योरिटीज, जिस कंपनी की सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन दे रखी है उस कंपनी को कि भाई आप के शेयर्स मार्केट में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, यानी कि ये सेकेंडरी मार्केट है क्या? सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो इट इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। यहां पर एक्स अपने शेयर्स को सेल कर रहा है और वाई क्या कर रहा है? उन शेयर्स को परचेज कर रहा है। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि हाँ भाई यहां पर इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकते हैं। अब एक अच्छी डेफिनेशन भी लिख कर आओगे एग्जाम में, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसे आप ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, इसे आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, चाहे established for the purpose of assisting, regulating and controlling business of buying, selling and dealing in securities। जो किस लिए establish हुआ है? ताकि सिक्योरिटीज को परचेज किया जा सके, ताकि सिक्योरिटीज को सेल करा जा सके, ताकि सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड किया जा सके, सिक्योरिटीज में डीलिंग हो सके। तो ये डेफिनेशन याद हो तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में लिख कर आओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं तो ये समझ लो ये कुल मिला के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिक्योरिटीज को परचेज करा जाता है, सिक्योरिटीज को सेल करा जाता है, कुल मिला के सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करा जाता है। शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, किसी दूसरे से परचेज करते हैं, तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस है, तो इसके फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर कैसे? द राइज एंड फॉल इन द शेयर प्राइसेस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। देखो जब भी कभी कंट्री के अंदर शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती है, जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है, तब हम समझ जाते हैं इकोनॉमी बूम पर है, इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है। और जब भी शेयर्स की कभी प्राइसेस गिर जाती है, हमारा पूरा शेयर मार्केट डाउन जाता है, तब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमी बूम के अंदर है, इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है। जब शेयर्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो हमें समझ में आ जाता है इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का भी पता कैसे चलता है? शेयर्स की प्राइसेस से। शेयर्स के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है, इससे हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। तो ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है, यानी कि ये हमें दिखाता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। सेकंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। भाई स्टॉक मार्केट के अंदर ही, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिक्योरिटीज की डिमांड भी करते हैं, वहीं दूसरे होते हैं जो सिक्योरिटीज को सेल भी करना चाहते हैं, यानी कि सप्लाई भी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा है किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। ये किसी चीज की डिमांड है, ये किसी चीज की सप्लाई है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है तो वहां पर प्राइस डिसाइड हो जाती है कि ये इस चीज की प्राइस है। तो द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द शेयर प्राइसेस फॉर सिक्योरिटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे लोग शेयर्स की डिमांड भी करते हैं, बहुत सारे लोग सप्लाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो इसी डिमांड और सप्लाई से हमें पता चलता है कि सिक्योरिटीज की क्या प्राइस है। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। और सिक्योरिटीज की क्या प्राइस है, इसे जानने में इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है और क्रेडिटर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि इन्वेस्टर्स उसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे जिस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस क्या है, जो कंपनी प्रॉफिट के अंदर जा रही है। मान लो प्रॉफिट के अंदर कंपनी जा रही है, सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं तो वो लोग खरीद लेंगे, जब महंगे होंगे तब उन शेयर्स को बेच के पैसा कमा लेंगे। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट भी उस कंपनी से ज्यादा रेवेन्यू लेगी, ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी जिस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली वो कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। और क्रेडिटर्स भी उसी कंपनी को इजीली लोन देते हैं जिस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। डूबती हुई कंपनी को तो क्रेडिटर्स भी लोन नहीं देते। तो शेयर्स की प्राइसेस भी यहां पर इजीली डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। दो याद हो गए, इकोनॉमिक बैरोमीटर एंड हेल्प्स इन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस? अभी मैंने पीछे भी बताया था, यहां पर मैंने एक्सप्लेन करा था कि सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करी जाती हैं। तो यहां पर ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी होगी यार। इन स्टॉक मार्केट ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, वही सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करी जाती हैं। एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड द नेम ऑफ कंपनीज ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ अ कंपनी। और स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज है, स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर्स हैं, वो तभी उस कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्टेड सिक्योरिटीज का नाम देते हैं जब वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ही ज्यादा खुश है। अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये कंपनी किसी तरह का कोई लीगल काम नहीं कर रही, इस कंपनी ने बहुत ज्यादा मार्केट से उधार नहीं ले रखा, ये अच्छी कंपनी है, सही कंपनी, जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्टेड करता है, यानी कि परमिशन देता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने की, सेल या परचेज करने की। तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी होती है, आलतू फालतू कंपनी की सिक्योरिटीज यहां पर ट्रेड नहीं की जाती। ट्रेडिंग विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी इंश्योर सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। प्लस यहां पर इस पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक एपेक्स बॉडी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। तो यहां पर स्टॉक मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी भी होती है। फोर्थ दिस कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करता है। अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास में, मेरे घर में जो तिजोरी है उसके अंदर बहुत पैसा है, सपोज वैसे तो नहीं है, बट सपोज उस तिजोरी के अंदर बहुत पैसा है। अब इस पैसे का कोई यूज नहीं है, सिर्फ मैं ही देखकर खुश हो रही हूँ यार मेरी तिजोरी के अंदर इतना पैसा है, कंट्री के पैसा किसी काम में नहीं आ रहा। बट अगर मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती हूँ, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदती हूँ, परचेज करती हूँ, तो कंपनी इस पैसे को यूज करेगी यार, कंपनी के तो ये पैसा काम में आएगा। कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए लोगों से। फिर कंपनी इस पैसे से कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, कोई मशीनरी
खरीदेगी, कोई भारी इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई खुद कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगी कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो अपने आप ही जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट चैनलाइजेस सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर जो मेरी सेविंग्स थी, जो वेस्ट रखी थी, मैं ही इसे देखकर खुश हो रही थी मेरी तिजोरी में इतना पैसा है, वो पैसा कहां पर जाता है? इन्वेस्टर्स के पास में जाता है, बिजनेस फर्म्स के पास में जाता है, जो वाकई में उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव काम के यूज में लेते हैं, जो उस पैसे से मशीनरी खरीदते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर जो सेविंग्स है वो डायरेक्टली किसके काम में आती है? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के काम में आती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। फिफ्थ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। क्या? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग कांस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एजुकेट्स इन्वेस्टर्स। भाई ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देता है। एजुकेशन कैसे देता है? पढ़ाता नहीं है। वो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, किस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, किसकी डाउन जा रही है, इतने पैसे में आपको कौन सी सिक्योरिटीज मिल सकती है, आपको किन सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इक्विटी कल्ट स्प्रेड होता है। देखो हम बोलते हैं ना, अगर हमारे पास में किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो हम क्या बन जाते हैं? उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनके पास में कंपनी की इक्विटी होती है, वो कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एनकरेज करता है कि लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाएं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, उस पैसे को इन्वेस्ट करें। तो वो लोगों को एजुकेशन देता है अबाउट स्टॉक मार्केट कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, सिक्योरिटीज की क्या प्राइस है, आप इतने रुपए में कौन सी सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, कौन सी कंपनी ज्यादा उठ रही है, कौन सी कंपनी डाउन जा रही है। सिक्स्थ, स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अब देखो कई लोग तो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमा लेते हैं, यानी कि उनका कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई जॉब नहीं करते, उनका सिर्फ एक ही काम है, वो स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि कब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, कब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, कौन सी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, किसकी डिक्रीज हो रही है, और वो सिर्फ उसमें पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, वो और कोई काम नहीं करते। तो यहाँ पर स्पेक्यूलेशन भी होता है। ये लोग क्या करते हैं, जब किसी कंपनी के शेयर सस्ते हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का शेयर 80 रुपीज का हो गया, ठीक है, एक कंपनी का शेयर 80 रुपीज का हो गया, सपोज रिलायंस का शेयर 80 रुपए का हो गया, तब ये उस शेयर को क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। तब ये बंदा क्या करेगा? शेयर को परचेज कर लेगा। और जब रिलायंस का यही शेयर 150 का पहुंच जाएगा तभी ये शेयर को सेल कर देगा। तो इस तरह से वो पैसा कमाते हैं। यार शेयर सस्ते हुए तो खरीद लिए, महंगे हुए तो बेच दिए, बीच का प्रॉफिट हो गया, इस तरह से पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर प्राइसेस में क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव आता है, सारे दिन प्राइस कभी गिरती है कभी इंक्रीज होती है। और इसी की वजह से ये लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर एक हेल्दी स्पेक्यूलेशन होता है, इसी तरह से पैसा लगा के पैसा कमाया जाता है। तो ठीक है, ये एक हेल्दी स्पेक्यूलेशन है। सेवेंथ इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करने को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी क्या? सपोज मेरे पास में रिलायंस के कुछ शेयर्स है, मैंने रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं। अब मान लो मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं इजीली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स को सेल कर सकती हूँ। शेयर्स को सेल करूंगी, शेयर्स जाएंगे, मेरे पास में पैसा आ जाएगा। तो इट प्रोवाइड्स रेडी मार्केट। यहाँ पर हमें एक रेडी मार्केट मिलता है जहां पर हम जब मन करे तब अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, और जब हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो हम किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। एट इज बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। एलोकेशन मतलब लगाना, एलोकेशन ऑफ कैपिटल मतलब अपने हाथ में जो पैसा है उसे लगाना। हम यहाँ पर पैसे को बेटर जगह लगाते हैं। देखो वो कंपनी जिसको प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस क्या होती है? इंक्रीज होती है। वहीं वो कंपनी जिसको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, जो कंपनी लॉसेस में जा रही है, उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। तो स्टॉक मार्केट की अगर हमें नॉलेज है, हमें पता है किस कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं, किस कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, तो हम वहीं पर पैसा लगाएंगे यार जिस कंपनी को प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहे हैं। तो प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज इंक्रीजेस। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती है, वही लॉस मेकिंग कंपनीज की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है। और इन्वेस्टर हमेशा उसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं जिस कंपनी की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, जिस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जिसके शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। लॉस मेकिंग कंपनीज के अंदर तो पैसा नहीं लगाते। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोग हमारे पैसे को बहुत ही बेटर तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, बेटर तरीके से लगा सकते हैं, जहां से हमें फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिले। नाइन्थ प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये लोगों के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप कर रहा है। हमें स्टॉक मार्केट के अंदर दूसरों को देख के ऐसा लगता है यार स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, किसी बंदे ने बहुत सोच समझ के अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो उसको देख के हमें भी लगता है स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, हमें भी लगाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे को सेव करने लग जाते हैं
और सेव करके हमारे फ्यूचर में उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इट ऑफर्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमें एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वो एनकरेज करता है हम लोगों को कि हम लोग कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। हम लोग अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड्स खरीदे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट को डेवलप कर रहा है, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज्यादा सेविंग्स होगी उतना ज्यादा कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने देख लिया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। अब आ जाओ आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करना है, आपको सिक्योरिटीज को सेल करना है या सिक्योरिटीज को परचेज करना है, तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। द कंपनी हैव टू फर्स्ट गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ये मैंने पहले भी बताया है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वही सिक्योरिटीज ट्रेड करी जाती है, उन्हीं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स का सेल और परचेज होता है जो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाती हैं। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज only when stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company। stock exchange चेक करता है, stock exchange के जो ऑफिसर्स है वो चेक करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन तो नहीं ले रखा ना, कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रही ना। और जब स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज कंपनी की सारी चीजों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब वो कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्ट कर देते हैं कि भाई अब ये सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करी जा सकती हैं। तो भाई इस ट्रेडिंग के लिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको सिक्योरिटीज को सेल करना है या परचेज करना है, तो आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। तो पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। क्या, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। देखो इसे इस तरह से समझना, सपोज घर में पापा को कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो अगर पापा को कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो डायरेक्टली वो उस बंदे से नहीं मिलते जिसे प्रॉपर्टी खरीदनी है। पापा किसे कांटेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर से। प्रॉपर्टी डीलर बताएगा भाई ये बंदा है, इसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप इतने में बेच सकते हो। तो ये जो बीच का मीडिएटर होता है, सेम ऐसे ही अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको सिक्योरिटी सेल या परचेज करनी है, तो वहां पर भी आपको एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। सपोज मैं कहती हूँ आप एक इन्वेस्टर हो, आपको सिक्योरिटीज क्या करनी है, परचेज करनी है, और यहाँ पर एक और बंदा है जिसे क्या करनी है, सिक्योरिटी सेल करनी है। तो भाई इनके बीच का जो मीडिएटर होगा वो मीडिएटर होता है ब्रोकर। तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। ये जो सिक्योरिटीज को खरीदने का काम है, बेचने का काम है, ये कौन करता है, सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। एवरी कोई पर्सन नहीं होता, सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। ये बंदा इसके बिहाफ पर काम करेगा, इसके बिहाफ पर ये बंदा सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, सेल करेगा, सारा काम करेगा। अब ये जो ब्रोकर है ये कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ये एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ये एक कंपनी यानी कि कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। अब देखो ये जो इन्वेस्टर है जिसे सिक्योरिटी सेल या परचेज करनी है, इससे इस ब्रोकर को कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे ये बताएगा अपना पैन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस की इंडियन है, एनआरआई है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टर को जो सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करना चाहता है उसे बतानी पड़ेगी अपने ब्रोकर को। तो पहला स्टेप समझ में आया, ब्रोकर को सिलेक्ट करना, ठीक बात। सेकेंड स्टेप आता है ओपनिंग डीमैट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी। क्या, ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अब देखो इसे इस तरह से समझना, अगर आप बैंक के अंदर गए लोन लेने के लिए, आपको बैंक से लोन लेना है, तो बैंक आपको ऐसे ही थोड़ी ना लोन देगा, बैंक आपको लोन तब देगा जब उस बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट है। सेम ऐसे ही अगर आपको सिक्योरिटी सेल करनी है या सिक्योरिटीज परचेज करनी है, तो उसके लिए भी आपका एक अकाउंट होना चाहिए, जिस अकाउंट को बोला जाता है डीमैट अकाउंट। क्या कहते हैं, डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट है जिसमें आप अपने जो रेगुलर बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट एसबीआई के अंदर है, उसके अंदर से आप इसके अंदर थोड़ा सा पैसा डाल के रखते हो ताकि इस पैसे से आप ट्रेड कर सको, सिक्योरिटीज को परचेज करो, सेल करो, जो भी करना है। तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, दैट इज डीमैट अकाउंट। सेकंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन डीमैट अकाउंट। जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, इन्वेस्टर को अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज और समझा देती हूँ और बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना इसे। देखो ये एक इन्वेस्टर है,
सपोज ये आप हो, आपको सिक्योरिटीज परचेज करनी है, क्या करनी है, सिक्योरिटीज परचेज करनी है। अब ये होती है एक डिपॉजिटरी, क्या होती है, अभी हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी के पास में बहुत सारी कंपनीज की सिक्योरिटीज होती है, अलग अलग कंपनीज के यहाँ पर शेयर्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो बंदा है, जो आप हो, जैसे सिक्योरिटीज परचेज करनी है, जो इन्वेस्टर है, इसे डिपॉजिटरी के अंदर अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैट अकाउंट। और ये बंदा डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखता, इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। इन दोनों को मिलवाने का काम किसका होता है, ब्रोकर का। किसका काम होता है, ब्रोकर का। ये ब्रोकर के थ्रू ये बंदा क्या करेगा, डीमैट अकाउंट खोलेगा। तो डीमैट अकाउंट किसके थ्रू खोला जाता है, ब्रोकर के थ्रू। और इस ब्रोकर को ही हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, शॉर्ट में मैं बोलती हूँ डीपी। क्या समझे, आपको सिक्योरिटीज परचेज करनी है, आप एक इन्वेस्टर हो, तो हमें डिपॉजिटरी के साथ में एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डिपॉजिटरी के पास में हर कंपनी की सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बट हम लोग डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कोई लिंक नहीं रखते। हमारे बीच में होता है ये ब्रोकर। ब्रोकर भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है, और इसी ब्रोकर या बैंक को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीपी। क्या कहते हैं, डीपी। और ये जो बंदा होता है, ये सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। तो समझ में आ गया, टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सिक्योरिटीज के साथ में ट्रेड करना है, सेल या परचेज करना है, तो आपको ये डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप आता है प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप ऑर्डर प्लेस करोगे। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट, आपने अपना डीमैट अकाउंट खोल दिया। द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। अब जो इन्वेस्टर है, जो आप हो, वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इन्वेस्टर मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द रेंज ऑफ प्राइस एट विच सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड। अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है, आप लिखोगे आई वांट टू परचेज शेयर्स, आई वांट टू परचेज 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट अ प्राइस ऑफ ₹50। आपने ये भी बताया कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, आपने ये भी बताया आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, और आपने साथ साथ में प्राइस भी बताई कि आप शेयर तभी खरीदोगे जब वो शेयर आपको कितने रुपए में मिलेगा, पर शेयर 50 रुपए के अंदर मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप बता रहे हो आपको कौन सी कंपनी के शेयर्स चाहिए, कितने शेयर्स चाहिए, और स्पेसिफिकली बता रहे हो आप शेयर तभी खरीदोगे जब शेयर आपको 50 रुपए में मिलेगा। थर्ड स्टेप समझ में आया। फोर्थ स्टेप होता है मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। जो आपका ब्रोकर है, ब्रोकर यानी जो आपका ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये जो आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, वो ऑनलाइन चेक करता है एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। मेन स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कनेक्ट करता है और देखता है भाई रिलायंस के शेयर्स मिल रहे हैं क्या, वो भी 50 रुपए, जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल है। मतलब उसके कहने का मतलब है आप चाहते हो 50 रुपए में आपको मिल जाए, 50 से कम में मिल जाए, बट 50 से ज्यादा में नहीं मिलना चाहिए। तो वो चेक करता है जो शेयर्स आप खरीदना चाहते हो, जितने शेयर्स खरीदना चाहते हो, वो उस प्राइस पर अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। व्हेन द शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड। जब लग रहा है जिस प्राइस पर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो उस प्राइस पर शेयर अवेलेबल है, या फिर अगर आप बेचना चाहते हो तो उस प्राइस पर कोई खरीदना चाहता है क्या, अगर सारी चीजें मैच हो रही हैं, इट इज कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर एंड ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये बात कम्युनिकेट होती है ब्रोकर तक, ब्रोकर को पता लगता है हाँ भाई शेयर्स अवेलेबल है, रिलायंस के 500 शेयर्स अवेलेबल है, वो भी 50 रुपए की प्राइस पर। तो ये ऑर्डर अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि इंप्लीमेंट हो जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, विद इन 24 आवर्स आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर, द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। ब्रोकर कौन है, ये जो बंदा है, ये क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर लिखा हुआ होगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं, प्राइस क्या है पर शेयर की, किस डेट पर खरीदे गए, बेचे गए, किस दिन ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, डील का टाइम क्या है, और भाई ये ब्रोकर इतनी सर्विस दे रहा है तो अपना एक चार्ज भी लेगा, तो ब्रोकरेज चार्ज क्या है। हर ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है इसका एक यूनिक कोड नंबर होता है, हर ट्रांजेक्शन का एक यूनिक कोड नंबर होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में कोई लड़ाई होती है, कुछ धोखाधड़ी हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट कोर्ट के अंदर एक एविडेंस का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन होती है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप आता है डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। भाई सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया,
अब क्या होगा, इन्वेस्टर को ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट नोट देने के बाद में भाई अगर इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहता है, अगर आप सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हो तो आपको ब्रोकर को क्या करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। कैश मतलब बैंक से भी पे कर सकते हो, कैसे भी पे कर सकते हो, कुल मिला के आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर आप सिक्योरिटीज सेल करना चाहते हो तो आपको अपनी सिक्योरिटीज क्या करनी पड़ेंगी, डिलीवर करनी पड़ेंगी। समझ में आया? जैसे ही इन्वेस्टर के पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, अगर वो सिक्योरिटीज परचेज करना चाहता है तो उसे सिक्योरिटीज के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो सिक्योरिटीज सेल करना चाहता है, कोई शेयर सेल करना चाहता है, तो उसे शेयर जो है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो डिलीवर करनी पड़ेगी। तो नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड। अगर वो शेयर्स बेच रहा है तो उसे शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे, और कैश पे करना पड़ेगा अगर वो सिक्योरिटीज खरीद रहा है तो। और ये काम कब होगा, जब उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया है। जिस दिन वो ये काम करेगा, जिस दिन वो पेमेंट करेगा या फिर शेयर्स डिलीवर करेगा, उस दिन को बोला जाता है पे इन डे। क्या कहते हैं, पे इन डे। नेक्स्ट स्टेप आता है सेटलमेंट साइकिल। अब सेटलमेंट साइकिल ध्यान से समझना। मैंने कहा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल चुका है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ मंडे को, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ मंडे को उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया विद इन 24 आवर्स। अब भाई ये जो बंदा है, अगर इसने सिक्योरिटीज परचेज करी है तो इसे पेमेंट करनी पड़ेगी, जो मैंने ऊपर वाले स्टेप में बताई। ये पेमेंट कितने दिन के अंदर कर सकता है, इसका टाइम है T+2 डेज। क्या टाइम है, T+2 डेज। टी मतलब ट्रांजैक्शन डे, ऑर्डर किस दिन एग्जीक्यूट हुआ। सपोज ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ यानी कि आपकी जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो गई मंडे को, तो उसके साथ में 2 दिन और मिलते हैं, यानी कि मंडे के साथ में 2 दिन और मिल गए तो ट्यूसडे और वेंसडे। तो ये जो बंदा है ये वेंसडे तक पेमेंट कर सकता है, वेंसडे के बाद में नहीं। 2 दिन इसे और मिले हैं। और अगर ये सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो ये वेंसडे तक सिक्योरिटीज को डिलीवर कर सकता है ब्रोकर को दे सकता है। तो कैश इज पेड। अगर आप सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो तो आपको कैश पे करना है, और अगर आप सिक्योरिटीज सेल कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटीज डिलीवर करनी पड़ेंगी अपने ब्रोकर को। और ये काम आप कर सकते हो T+2 डेज के अंदर, जिस दिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। सपोज आपका ऑर्डर मंडे को एग्जीक्यूट हुआ तो 2 दिन और मिला लो, ट्यूसडे और वेंसडे तक आपको ये काम करना है। यहां तक समझ में आया? ऑन द T+2 डे तक आपने ये काम कर दिया। अब ध्यान से समझना, ये आप हो, सपोज आपने सिक्योरिटीज परचेज करी हैं तो आपने अपने ब्रोकर को क्या करा, कैश पे करा। ये ब्रोकर कैश कहां पर देगा, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देगा। ये समझ लो, ये यहाँ पर डिपॉजिटरी के पास में कैश दे रहा है। कहां दे रहा है, डिपॉजिटरी के पास में कैश दे रहा है। अब भाई अगर आप सिक्योरिटीज को परचेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी और बंदे ने सिक्योरिटीज सेल करी होंगी आपको। अगर आप परचेज कर रहे हो तो किसी और बंदे ने सेल करी होंगी। तो इस बंदे ने आपको सिक्योरिटी सेल करी थी, और ये बंदा भी किसके थ्रू सेल कर रहा था, ब्रोकर के थ्रू सेल कर रहा था। तो जब तक आपने पेमेंट कर दी, T+2 डे तक आपने पेमेंट कर दी वेंसडे को जो आपने पेमेंट यहां तक करी है, जो पेमेंट आपकी डिपॉजिटरी तक पहुंची है, वो पेमेंट डिपॉजिटरी किसको देगी, ब्रोकर को देगी। और ये ब्रोकर किसको देगा, इस दूसरे बंदे को देगा जिसने सिक्योरिटी सेल करी है, क्योंकि इसने सिक्योरिटी सेल करी है तो इसके पास में पैसा जाना चाहिए। अब ध्यान से समझना, ऑन द T+2 डे यानी कि वेंसडे को आपने अपना काम कर दिया वेंसडे तक, द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। इस दिन, वेंसडे वाले दिन, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी समझ लो, स्टॉक एक्सचेंज समझ लो, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये पेमेंट किसको करेगा, दूसरे ब्रोकर को करेगा जिस ब्रोकर ने सिक्योरिटी सेल करी थी। या फिर सपोज आपने सेल करी थी सिक्योरिटीज, तो आपकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में आई, तो कोई ना कोई बंदा उन सिक्योरिटीज को खरीद रहा होगा, तो ये बंदा इन सिक्योरिटीज को इसको सेल कर देगा। और इस दिन को बोला जाता है पे आउट डे। क्या कहते हैं, पे आउट डे। और ये काम इमीडिएटली होता है। ब्रोकर क्या करेगा, हमारे डीमैट अकाउंट से इसके डीमैट अकाउंट में पैसा डाल देगा। अगर सिक्योरिटीज है तो हमारे डीमैट अकाउंट से इसके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज डाल देगा। तो ये काम डायरेक्टली डीमैट अकाउंट टू डीमैट अकाउंट हो जाता है, जिससे सारा बैंक से बैंक का काम होता है। तो समझ में आया? एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। सबसे पहला काम क्या है, ब्रोकर को सिलेक्ट करना। ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट काम आता है, आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर आपको अपना ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई आपको इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए, इतने रुपए में ही। अगर वो सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, अगर वो शेयर्स अवेलेबल हैं तो ब्रोकर मैच करता है, मिल जाती हैं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो ब्रोकर है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा, जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन्ड होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना है, अगर आप शेयर सेल कर रहे हो तो आपको शेयर्स डिलीवर करने हैं अपने
ब्रोकर को, और कितने टाइम में कर सकते हो, जिस भी दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसके 2 दिन और मिला लो, मंडे को ट्रांजेक्शन हुआ है तो ट्यूसडे और वेंसडे तक आपको ये काम करना है। और वेंसडे को यानी कि जो T+2 डे है उस दिन फिर स्टॉक एक्सचेंज जो पेमेंट है वो किसको कर देगा, नेक्स्ट ब्रोकर को कर देगा, क्योंकि अगर आप परचेस कर रहे हो तो कोई ना कोई खरीद रहा होगा, अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई दूसरा बंदा उसे परचेस कर रहा होगा, तो वहां तक पेमेंट या फिर सिक्योरिटीज जाएंगी। तो इस दिन को बोला जाता है पे आउट डे, और ये काम डायरेक्टली डीमैट अकाउंट टू डीमैट अकाउंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई नो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसे 2 बार देख लेना, इसके नोट्स बना लेना, इसे अच्छे से करना, समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब आ जाओ 2 टॉपिक्स और डिस्कस करते हैं। देखो हमारे सिलेबस के अंदर है कि एक तो डीमैट अकाउंट का मतलब बता दो भाई क्या होता है, और दूसरा टॉपिक है कि डिपॉजिटरी का मतलब बता दो डिपॉजिटरी क्या होता है। अब अगर यहाँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं आपको कि डीमैट का क्या बेनिफिट है तो कोई बात नहीं, कर लेना, आपके कोर्स में सिर्फ मीनिंग है, डीमैट अकाउंट का भी आपको मीनिंग प्रिपेयर करना है, और डिपॉजिटरी जो पीछे हम लोगों ने देखा उसका भी आपको सिर्फ मीनिंग प्रिपेयर करना है। बट थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि बीएसटी में लिखने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पता होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। देखो डेफिनेशन यहां से देख लेना, मैं ऐसे ही बता देती हूँ डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। देखो पहले जो हम शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं ये काम जो था ये ऑनलाइन नहीं होता था। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता था, भाई शेयर कोई चीज तो है नहीं कि मैंने आपको कोई चीज पकड़ा दी, ये क्या है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है कि भाई आपने इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, आपके पास में इस कंपनी के शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है। तो ये एक फिजिकल फॉर्म में होता था, एक पेपर फॉर्म में होता था, एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होता था। बट अब उस सर्टिफिकेट फॉर्म को कैंसिल किया गया, उस फिजिकल फॉर्म को खत्म किया गया। अब ये सारा का सारा काम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। देखो बैंक के अंदर जब हम लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। जब बैंक में से पैसा कटता है, हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हमने पे करा तो आता है कि भाई हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया। अब वो चीज एक्चुअली तो हमें नहीं दिख रही, वो पैसा एक्चुअली हमें हाथ में नहीं दिख रहा, वो सिर्फ एक एंट्री है कि पैसा आया तो क्रेडिट हुआ, पैसा गया तो डेबिट हो गया। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि अब वो सारा का सारा काम कि हमारे पास में हम लोगों ने सिक्योरिटीज खरीदी है तो हमारे पास में कोई सर्टिफिकेट है, बेची है, उसका कोई पेपर है, वो सारा का सारा काम अब फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, वो सारा का सारा काम अब ऑनलाइन हो जाता है, सिर्फ एक एंट्री के थ्रू हो जाता है। और इसे ही बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन, कि मटेरियल्स को खत्म करो, फिजिकल काम को खत्म करो, सारे काम को इलेक्ट्रॉनिकली करो। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो सिक्योरिटीज होती है इन्वेस्टर्स के पास में फिजिकल फॉर्म को, उसे कैंसिल किया गया है। इन्वेस्टर्स को हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास कर देते हैं ताकि उसी से उन्हें पता चल जाता है कि उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, यानी कि उनके पास में कितने शेयर्स हैं, कौन सी कंपनी के, उन शेयर्स की कितनी प्राइस है। फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, और इसके लिए इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिपॉजिटरी। और कैसे ओपन होता है, इसके लिए बीच में एक मीडिएटर होता है जिसे बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि है हमारा ब्रोकर। अब डीमटेरियलाइजेशन के फायदे क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। देखो मेरिट्स आपके कोर्स में नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है बैंक अकाउंट की तरह। दी सिक्योरिटीज कैन बी मॉर्टगेज टू गेट लोन, अगर आपको लोन लेना है तो डीमैट अकाउंट के अंदर जो आपकी सिक्योरिटीज है आप उन्हें गिरवी भी रखवा सकते हो, आप उन्हें गिरवी रखवा के लोन भी ले सकते हो। नो डेंजर ऑफ लॉस एंड थेफ्ट, भाई यहाँ पर किसी तरह का कोई डर ही नहीं है, कोई डेंजर ही नहीं कि आग लग गई, हमारा जो सर्टिफिकेट है जो पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था वो जल गया, अब हमारे पास में कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमारे पास में किसी भी XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कोई डेंजर नहीं है, हमारे शेयर्स वगैरह चोरी हो गए, हमारा सर्टिफिकेट चोरी हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होती है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ब्रोकर की होती है कि ब्रोकर ही हमें शेयर्स दिलवाएगा, ब्रोकर ही हमारे शेयर्स को सेल करेगा, वही हमारे अकाउंट के अंदर करेक्ट एंट्री पास करवाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे लिए खुद के लिए कोई बर्डन नहीं है, इन्वेस्टर के लिए खुद के लिए कोई बर्डन नहीं है, वो अपना सारा काम ब्रोकर के थ्रू करवा सकता है। सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी केप्ट इन अ सिंगल अकाउंट, हम लोग एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर अलग अलग कंपनीज की अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज को रख सकते हैं। अब आ जाओ आज के लास्ट टॉपिक पर, डिपॉजिटरी सिस्टम। देखो इस डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है खुद द डिपॉजिटरी, और दूसरा आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसे हम लोग डीपी से डिनोट करते हैं, यानी कि मीडिएटर्स, जो कि हो गए हमारे ब्रोकर्स, हो गए बैंक, हो गया हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। सबसे पहले डिपॉजिटरी क्या होता है, द डिपॉजिटरी इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। पूरे के पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम में जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एपेक्स मतलब पापा, जो पूरे के पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम का हेड है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी क्या है, पूरे के पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। होता क्या है यहाँ पर, इट इज लाइक अ बैंक अकाउंट वेयर डिपॉजिटर्स, चाहे कह लो इन्वेस्टर्स, कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी एंड सिक्योरिटीज। यहाँ पर क्या होता है, ये सपोज ये डिपॉजिटरी है,
इस डिपॉजिटरी के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करवा के रखते हैं, जब उनका मन करता है वो अपनी सिक्योरिटीज को विड्रॉ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिटर्स यानी कि हमारे इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट भी करवा के रखते हैं और जब उनका मन करे वो अपनी सिक्योरिटीज को विड्रॉ भी करवा सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स अ सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। मैंने बता ही दिया, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हर कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह को अपने पास में रखता है, होल्ड करके रखता है। इट इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर्स थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये जो डिपॉजिटरी है ये डायरेक्टली इन्वेस्टर्स से इंटरेक्ट नहीं करती, इनके बीच में कौन होता है? ब्रोकर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट। इसके साथ में ट्रेड करने के लिए मैंने बताया था सेकंड स्टेप के अंदर डीमैट अकाउंट का ओपन होना बहुत जरूरी है। इट ऑफर्स सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। भाई ये जो डिपॉजिटरी है ये तभी काम कर सकती है, तभी अपनी सर्विसेज इन्वेस्टर्स को दे सकती है अगर इसके पास में सेबी के पास से सर्टिफिकेट है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अगर डिपॉजिटरी को सर्टिफिकेट दे रखा है तो ही डिपॉजिटरी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर्स को। इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को, सिक्योरिटीज के ट्रांसफर को कंट्रोल करती है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के। ये इन्वेस्टर है, ये डिपॉजिटरी है। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ में कोई लिंक नहीं रखते, इनके बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इनके बिहाफ पर सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं, उन्हें बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर ऑल द डीलिंग्स। चाहे शेयर्स को खरीदना है, चाहे बेचना है, कुछ भी करना है, उसके लिए इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी से इंटरेक्ट नहीं करता, बीच में जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जिसे हम लोग ब्रोकर कहते हैं उससे इंटरेक्ट करता है। एनी बैंक, कोई भी बैंक, कोई भी ब्रोकर, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है। उसके पास में बस सेबी के पास से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेबी के अंदर वो लिस्टेड होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक और बताती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस। आप लोगों ने देखा होगा भाई सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे आ गया, निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी नीचे आ गया। होता क्या है छोटा सा बता देती हूँ। सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स कैसे पता चलता है भाई सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया? अखबार में देखते हो ना, न्यूज़पेपर में देखते हो। It is calculated by taking prices of 30 stocks of Bombay Stock Exchange. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 कंपनी के शेयर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 30 कंपनीज हैं, जो 30 ऐसी कंपनीज जो सबसे हाई जा रही है, जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी चल रही है, सबसे ऊपर चल रही है, तो उन टॉप 30 कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस देखी जाती है, उनकी एवरेज प्राइस देखते हैं। अगर टॉप 30 कंपनीज की एवरेज जो शेयर की प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रही हैं तो हम लोग बोलेंगे भाई सेंसेक्स ऊपर गया। अगर टॉप 30 कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो हम बोल देंगे सेंसेक्स डाउन गया। समझे कि स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस के अंदर दो वर्ड्स आप सुनते हो, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज है। कैसे पता चलता है सेंसेक्स ऊपर गया या नीचे गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, उनकी शेयर्स की प्राइसेस देखी जाती है, एवरेज प्राइस निकालते हैं। अगर वो ऊपर जा रही है तो सेंसेक्स ऊपर जाता है, वो नीचे गई तो सेंसेक्स नीचे जाता है। सेम ऐसे ही निफ्टी होता है, जिस तरह से ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरी कंट्री का। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 50% की स्टॉक्स लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसकी 50% निकाल लो। अगर 50% कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो हम बोलेंगे निफ्टी ऊपर गया। अगर 50% शेयर्स की प्राइसेस डिक्रीज जा रही हैं तो हम बोलते हैं निफ्टी डाउन गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज? हम लोगों ने देखो क्या देखा, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज देख लिया, उसके फंक्शंस देख लिए, ये देख लिया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग होती है, डीमैट अकाउंट मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट्स भी बता दिए, डिपॉजिटरी भी एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा सेंसेक्स भी बता दिया, निफ्टी भी बता दिया, ये पूछा नहीं जाना है। देखो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे कोर्स के अंदर है सेबी का मीनिंग, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और सबसे इंपॉर्टेंट सेबी के फंक्शंस। तो देखो आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने, क्योंकि सेबी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फंक्शंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताओगे, सिर्फ हेडिंग लिख देना, मोर देन इनफ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये सेबी है क्या। तो देखो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम प्यार से बोलते हैं सेबी, वो सेटअप इन 1988। पहली बात तो ये याद रखना, सेबी कब सेटअप हुआ था? सेबी सेटअप हुआ था 1988 के अंदर। क्यों सेटअप हुआ? टू रेगुलेट
रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ताकि ये जो सिक्योरिटीज का मार्केट है, अच्छा सिक्योरिटीज क्या होती है भाई, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब चीजें क्या है, सिक्योरिटीज है। ताकि ये जो सिक्योरिटीज का मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज को सेल करा जाता है, परचेज करा जाता है, इस पूरे के पूरे मार्केट को रेगुलेट किया जा सके, इस पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए सेबी स्टैब्लिश हुआ। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लो, ये जो पूरा का पूरा सिक्योरिटीज का मार्केट है, पूरा का पूरा शेयर बाजार है जहां पर शेयर सेल होते हैं, परचेज होते हैं, उस पूरे के पूरे मार्केट का पापा कौन है, सेबी है। सेबी इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये सारा काम सेबी का है। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। सेबी का क्या काम है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हेल्दी डेवलपमेंट हो और सारी चीजें ऑर्डर से हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से हो, किसी भी इन्वेस्टर के साथ में कोई फ्रॉड ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, उसे चीट ना किया जाए। Initially, SEBI was not able to exercise complete control over the stock market transactions. अच्छा, SEBI कब establish हुआ था, 1988 में। बट शुरुआत के अंदर ये जो SEBI था, ये कंप्लीट कंट्रोल नहीं जमा पा रहा था स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ये कंप्लीटली स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। It was only left as a watchdog to observe the activities. It was ineffective in regulating and controlling them. इसका काम सिर्फ क्या था, ये स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करता था कि चीजें किस तरह से हो रही हैं। स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस को ये अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहा था, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, चीजें इसके हाथ में नहीं थी। सो इन May 1992 यानी कि 4 साल बाद में सेबी वॉज ग्रांटेड अ लीगल स्टेटस, सेबी को एक लीगल स्टेटस दिया गया। सेबी एक सेपरेट बॉडी है अब, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेबी अब क्या है, एक सेपरेट बॉडी है जिसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कानूनी तौर पर इसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है और परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है चाहे इसके मेंबर्स मरे, चाहे इसके मेंबर्स जिए, कोई मेंबर जाए, कोई मेंबर आए, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो, इनसेन हो, कुछ भी हो, इससे सेबी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेबी चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सेपरेट लीगल बॉडी है। तो अब जब सेबी 1992 के अंदर इसे एक लीगल स्टेटस मिला, तब सेबी बहुत ही आराम से सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करने लगा, रेगुलेट करने लगा, अच्छे से देखने लगा कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट हो रहा है ना, किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। तो ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1988 में। बट 4 साल बाद में इसे लीगल स्टेटस मिला, इसे एक सेपरेट लीगल बॉडी बनाया गया ताकि ये अच्छे से स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। तो ये हम लोगों ने देख लिया भाई सेबी है क्या, इसका काम क्या है। तो कुल मिला के याद रखना, सेबी क्या है, सेबी पापा है। किसका पापा है, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट का, पूरे के पूरे सिक्योरिटीज के मार्केट का। इसका काम है पूरे के पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को प्रोटेक्ट करना, उसे डेवलप करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सारी चीजें हेल्दी तरीके से चले, ये मेक श्योर करके रखना। ठीक बात है। अब बात करते हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहता है। The overall objective of SEBI is to protect the interest of investors and to promote the development of stock exchange and to regulate the activities of stock market. देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, वो क्या है, अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि ये मेक श्योर करके रखना कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, जो सिक्योरिटीज खरीद रहा है, बेच रहा है, उसके साथ में कोई चीट ना हो, उसके साथ में किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम क्या है इसका, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट हो, ये जो सिक्योरिटीज का मार्केट है, इस मार्केट का डेवलपमेंट हो और इसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। रेगुलेट मतलब स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बता ही दिया क्या काम है इसका, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना यानी कि कंट्रोल करना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ये मेक श्योर करके रखना कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड माल प्रैक्टिसेस थ्रू इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, सेबी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना के रखता है जो इसके मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं, सारे ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स वगैरह को फॉलो करने होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर सेबी ये मेक श्योर करके रखता है कि किसी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी तरह की कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो, किसी
किसी तरह की कोई गलत चीजें यहाँ ना हो। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज, भाई ये इन्वेस्टर है और ये स्टॉक एक्सचेंज है, इनके बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो इन्वेस्टर्स को शेयर्स परचेज करवाने में और सेल करवाने में हेल्प करते हैं, उनके लिए सेबी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश कर रखा है कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए है? इंटरमीडियरीज के लिए है, जस्ट लाइक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ये सब क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज। तो ये क्या है? सेबी का ऑब्जेक्टिव है। कुल मिला के एक ही चीज सामने आई कि सेबी का काम है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक मार्केट को डेवलप करना, स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं, सेबी का क्या क्या रोल है। तो देखो जो सेबी के फंक्शंस है उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है, तीन फंक्शंस है। एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सेकंड इज डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड थर्ड इज रेगुलेटरी फंक्शंस। याद हो गया? सेबी के फंक्शंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस। देखो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर सेबी क्या करता है? अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये मेक श्योर करके रखता है कि इन्वेस्टर्स के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ में किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, उनके साथ में किसी तरह की माल प्रैक्टिसेस ना हो, उन्हें कोई गलत तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की जाए। तो पहला क्या है? चेक अ प्राइस रिगिंग। क्या? चेक अ प्राइस रिगिंग। अच्छा इसे मैं एक बार मेरे तरीके से समझाती हूँ, प्राइस रिगिंग का मतलब क्या है। देखो प्राइस रिगिंग का मतलब होता है जानबूझकर शेयर्स की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, जो भी सिक्योरिटीज है, जानबूझकर शेयर्स की प्राइसेस को इंक्रीज करवाना या फिर डिक्रीज करवाना कुछ गलत प्रैक्टिसेस करके। कैसे हो सकता है समझना। देखो मैं हूं, सपोज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और मेरे साथ में 5-6 लोग और हैं, उन लोगों ने भी सेम कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और हमने उस कंपनी का एक शेयर खरीदा है सपोज 50 रुपीज का। हमने उस कंपनी का एक शेयर कितने का खरीदा है? 50 रुपीज का। बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे, पर शेयर की प्राइस है 50 रुपए। हम है कुछ 7-8 लोग हैं। अब हम लोग चाहते हैं इस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। हमने तो 50 रुपए में खरीदा, अगर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये 50 रुपए का शेयर सपोज 200 रुपए का हो जाता है तो प्रॉफिट तो हमारा है, हमने 50 में खरीदा था, आगे फ्यूचर में बेचेंगे 200 रुपए में। तो हम लोग क्या करेंगे? सारे के सारे मिलके लोगों को बहकाएंगे, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देंगे, यार ये कंपनी बहुत सही है जिसमें हम लोगों ने पैसा लगा रखा है, हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यार 20% का रिटर्न मिल जाता है हमें हर साल, बहुत बढ़िया है, शेयर्स की प्राइसेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमें देखकर लोग क्या सोचेंगे? यार ये तो बहुत बढ़िया है, इस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ये कंपनी 20% रिटर्न दे रही है हर साल अपने जो इन्वेस्टर्स है उन्हें। तो बाकी लोग भी इसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड करने लगेंगे। बाकी लोग अगर इसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड करने लगेंगे तो अपने आप इस शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, और प्रॉफिट हम लोगों को होगा। तो ये कुछ गलत प्रैक्टिसेस है। हम लोग जानबूझ के शेयर्स की प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। इसे बोला जाता है प्राइस रिगिंग। तो सेबी का काम है इस प्राइस रिगिंग को चेक करना, ये मेक श्योर करके रखना कि इस तरह की एक्टिविटीज ना हो। अब बुकिश लैंग्वेज में देख लो, It refers to manipulating the prices of securities. सिक्योरिटीज की प्राइस को मैनिपुलेट करना, यानी कि उनमें फेरबदल लेकर आना जानबूझकर, इंटेंशनली। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है कि या तो शेयर की प्राइस इन्फ्लेट हो जाए यानी कि इंक्रीज हो जाए, या फिर शेयर की प्राइसेस डिक्रीज हो जाए। इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज दैट चीट द इन्वेस्टर्स। सेबी ये मेक श्योर करके रखता है कि इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो जिनसे इन्वेस्टर्स को चीट किया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है। याद हो गया? मेरे साथ साथ में याद करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, मुझे कमेंट्स में लिखकर भी बताना। सेकेंड है इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या? इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? देखो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, अंदर के लोग फॉर एग्जांपल कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, इनको कंपनी की हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसका पता इन लोगों को होता है, और ये लोग क्या कर सकते हैं? उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं किसी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से आती हूँ, तो मुझे इंफॉर्मेशन पता है, मुझे सारे के सारे सीक्रेट्स पता है, मुझे पता है कि इस साल दिवाली पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देगी। अब मुझे ये चीज पता है तो मैं इसका फायदा कैसे उठाऊंगी? मैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे घर वालों को बोल दूंगी भाई हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, क्योंकि मुझे पता है दिवाली पर बोनस मिलने वाला है, फायदा होगा। तो मैं मेरे घर में सबको बोल दूंगी, चाचा ताऊ वगैरह सबको बोल दूंगी कि भाई मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो क्योंकि बोनस मिलने वाला है। तो इसे बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। जो कंपनी के इनसाइडर्स होते हैं,
जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, इनके पास में सारी की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो सिक्योरिटीज की प्राइसेस को इफेक्ट कर सकती है। अब ऐसे क्या होगा, यहाँ पर लोग शेयर्स की डिमांड करने लगेंगे, मेरे रिलेटिव शेयर्स की डिमांड करने लगेंगे और अपने आप उन शेयर्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो सेबी ये मेक श्योर करके रखता है कि इनसाइडर्स ट्रेडिंग ना हो। अगर इनसाइडर सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो सेबी उस पर स्ट्रिक्ट नजर रखता है, इन चीजों को चेक करता है कि किसी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। थर्ड इज सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऊपर भी बता दिया मैंने, सेबी ये मेक श्योर करके रखता है कि किसी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो, किसी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। इट डज नॉट अलाउ कंपनीज टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दैट मे इंड्यूस सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय एनी पर्सन। ये मेक श्योर करके रखता है कि कंपनीज इस तरह की कोई गलत स्टेटमेंट ना दे, कुछ मिसलीड ना करे अपने इन्वेस्टर्स को, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को जानबूझकर वो सिक्योरिटीज परचेज करनी पड़े या सेल करनी पड़े। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे दी अपने इन्वेस्टर्स को, बता दिया कि हम लोग बोनस डिक्लेयर करेंगे या फिर हमारे शेयर्स की प्राइसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, कंपनी को इतना प्रॉफिट हो ही नहीं रहा बट कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, तो इस तरह से इन्वेस्टर्स सोचते हैं वाह यार ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो सेबी ये मेक श्योर करके रखता है कि कंपनीज किसी भी तरह की मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को ना दे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी सेल या परचेज करनी पड़े जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आता है सेबी टेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। सेबी अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट भी करता है सो दैट दे सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज, ताकि ये जो इन्वेस्टर्स है ये मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज को परचेज करें, उन सिक्योरिटीज में पैसा लगाए जो वाकई प्रॉफिटेबल है, इन्हें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगी। तो कुल मिला के इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, उन्हें इंफॉर्मेशन देना अबाउट द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, सिक्योरिटीज की कितनी प्राइस है, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने का काम भी किसका है, सेबी का, अपने ब्रोकर्स के थ्रू। सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस। सेबी का क्या काम है कि ये फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे। एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, इसने कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप कर रखा है कि भाई ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, आपको ऐसे ही काम करना है, जो मैंने गाइडलाइंस दिए उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, उन रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। सेबी कैन एनी टाइम इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी कभी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, चेक कर सकता है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, जो यहां पर मैंने बताया था कि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का पता होता है और वो उसका फायदा उठा सकते हैं, तो ये कभी भी इसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एंड हैज प्रोविजन फॉर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, और इसके पास में प्रोविजन है, अगर इसे लगता है कुछ गलत हो रहा है तो ये फाइन भी चार्ज कर सकता है और जेल भी करवा सकता है। सेबी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है कि अपने हिसाब से शेयर्स को अलॉट करना, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से शेयर्स को अलॉट करना। बहुत सारे लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं बट कंपनी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उतने शेयर्स अलॉट करती है जितने कंपनी को अलॉट करने हैं, तो उस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को भी सेबी ने स्टॉप कर दिया है। सेबी हैज इशूड द गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। जिस तरह से शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी है, सेम ऐसे ही वो लोग जिनके पास में कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है डिबेंचर होल्डर्स, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी है। तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रोटेक्टिव फंक्शन की किस तरह से सेबी अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड आता है हमारा डेवलपमेंटल फंक्शंस। SEBI performs these functions to promote and develop activities in stock exchange and increase the business in stock exchange। भाई डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो फंक्शंस है जो SEBI इसलिए एक्सरसाइज करता है ताकि स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है, ताकि जो लोग सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जो पूरा बिजनेस है, इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इस बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। तो इसके डेवलपमेंट के लिए भी SEBI कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। SEBI promotes training of intermediaries of the stock market, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी का क्या काम है, सेबी जो बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो अंडरराइटर्स होते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम ताकि स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट हो सके। सेबी प्रमोट्स एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। सेबी किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपना के। ये अपने काम के अंदर रिजिड नहीं है कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा रिजिड हो, जहां पर लगता है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए, उस चीज को इसने फ्लेक्सिबल करा है।
इट हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। आप सबको पता है आज ट्रेडिंग किस तरह से होती है, आज ट्रेडिंग इंटरनेट के थ्रू होती है। आज हम लोग कभी भी हमारे घर पर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, ट्रैवल करते हुए कभी भी इजीली शेयर्स, किसी भी तरह के बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं, कैसे भी सेल कर सकते हैं सिर्फ एक फोन के थ्रू। तो आज सेबी ने क्या कर दी है, इंटरनेट ट्रेडिंग कर दी है। हम लोग हमारे डीमैट अकाउंट के थ्रू कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। तो ये भी क्या है, एक डेवलपमेंट है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का। इट हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। भाई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एक तरीका ये भी होता है, सपोज कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, तो कंपनी क्या करेगी, एक अंडरराइटर नाम का पर्सन होता है, उस पर्सन को अपॉइंट करती है और उस पर्सन को सारे शेयर सेल कर देती है। अब इस अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये किस तरह से इन्वेस्टर्स को इन शेयर्स को सेल करता है। यानी कि क्या समझे, अगर कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर पा रही है तो कंपनी एक अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, इससे कंपनी अपना कमीशन देती है। कंपनी अपने सारे शेयर्स किसे सेल करेगी, अंडरराइटर को सेल करेगी। और अब इस अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन्वेस्टर्स को शेयर सेल करे। तो अब सेबी ने क्या कर दिया, ये जो अंडरराइटिंग का प्रोसेस है, जो अंडरराइटिंग है, इसे ऑप्शनल कर दिया है ताकि कॉस्ट ऑफ इशू कम आए, ताकि कंपनीज को अंडरराइटर्स को कमीशन ना देना पड़े। भाई अगर कंपनी खुद अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर सकती है, सक्षम है, तो कंपनी खुद डायरेक्ट इशू कर देना यार, अंडरराइटर्स की क्या जरूरत है। तो सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल। इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब जो आईपीओ होता है कि कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, जो मैंने बताया था प्राइमरी मार्केट में होता है, जब कंपनी डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करती है, वो काम भी अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो सकता है एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल फंक्शंस है जिनकी हेल्प से सेबी क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट कर रहा है। लास्ट है रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर आता है कि किस तरह से सेबी स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। SEBI has framed rules and regulations and code of conduct for intermediaries such as merchant bankers, brokers and underwriters. अगर हमें हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को सेल करना है या किसी से परचेज करना है तो उसके लिए हमें बीच में मीडियरीज की जरूरत होती है। ये इंटरमीडियरीज होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स भी बोलते हैं, अंडरराइटर्स भी बोलते हैं। तो सेबी ने इन इंटरमीडियरीज के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, एक कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप करा है जो इन्हें फॉलो करना पड़ता है कंपल्सरीली। SEBI registers and regulates the working of stock brokers, trustees, share transfer agents, etc. SEBI क्या करता है, अगर कोई ब्रोकर के थ्रू हम लोग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो ब्रोकर है वो SEBI का रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। तो SEBI इन सब ब्रोकर्स की, ट्रस्टीज की, ये जो शेयर ट्रांसफर करने के लिए एजेंट्स होते हैं, इनको रजिस्टर करता है, इनकी वर्किंग को रेगुलेट करता है। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, ये एक कंपनी है और ये एक कंपनी है, अगर ये कंपनी इस कंपनी को पूरा खरीद रही है, यानी कि इसके 100% शेयर्स परचेज कर रही है, तो इस टेक ओवर पर, इस सेल पर भी सेबी की नजर होती है। सेबी इन एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। सेबी जब भी चाहे स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट कर सकता है, ऑडिट यानी चेक कर सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज सही से काम तो कर रहा है या नहीं, जो भी वो चीजें दिखा रहा है, जो भी वो बैलेंसेस दिखा रहा है, वो बैलेंसेस सही तो है या नहीं है, कोई गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, कुछ मिसलीडिंग चीजें तो यहाँ नहीं हो रही, तो वो कभी भी ऑडिट कर सकता है, कभी भी इंक्वायरी कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज की। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जिस तरह से वो ब्रोकर्स को रजिस्टर करके रखता है, उनकी वर्किंग को रेगुलेट करता है, कंपनीज के टेक ओवर पर ध्यान दे रहा है, सेम इसी तरह से सेबी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी रजिस्टर करता है और उनकी वर्किंग को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं सिर्फ फंक्शंस रिवाइज करवा रही हूँ, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने प्रोटेक्टिव फंक्शंस देखा, तो प्रोटेक्टिव में क्या था, एक तो प्राइस रिगिंग को चेक करना, दूसरा क्या था, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करना कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का फायदा ना उठाएं, किसी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है ताकि वो प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज के अंदर ही इन्वेस्ट करें, और मेक श्योर करके रखता है सारी चीजें एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो, फेयर प्रैक्टिसेस हो, सारी चीजें सही तरीके से हो। इनसाइडर ट्रेडिंग को वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट करता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को उसने बंद कर दिया है, और डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए भी सेबी ने गाइडलाइंस इशू करी है। डेवलपमेंटल फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर वो क्या करता है, इंटरमीडियरीज यानी कि ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, जो अंडरराइटर्स हो गए, इन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कैसे है, आज सेबी ने क्या कर दिया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर दिया है, इंटरनेट ट्रेडिंग कर दी है, अंडरराइटिंग को ऑप्शनल कर दिया है, और प्राइमरी मार्केट के अंदर जब कंपनी फर्दर
द वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करती है अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, उसे भी सेबी ने परमिट कर दिया है कि ये काम भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो सकता है। रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर सेबी ने कुछ रूल्स और गाइडलाइंस, कुछ रेगुलेशन सेटअप करे हैं अपने इंटरमीडियरीज के लिए, फॉर एग्जांपल मर्चेंट बैंकर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, अंडरराइटर्स के लिए, इन लोगों को वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और ये कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। कभी भी ये जाके स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। और सेम इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स को भी इसने रजिस्टर करा है और उनकी वर्किंग को भी ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।